Hello dear students, welcome to another OL Expert Business Studies lecture. So in today's session, we are going to start our new chapter that is Private, Public and Global Enterprises. So till now, we have covered the various form of organization in which had in the private sector organization, in the private sector. So I have already told you that business enterprises is divided in three heads, that is private sector, public sector and joint sector. We have already covered our first sector that is private sector जिसमें हमने various form of business organizations के बारे में पढ़ा था, क्लियर, जिसमें हमने बेसिकली कितने फॉर्म्स पढ़े थे, देखो पार्टनरशिप पढ़ा था हमने, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, कोऑपरेटिव कंपनी एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ठीक है, सो दीज 6 वी हैव कवर्ड इन दी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस. तो प्राइवेट सेक्टर में हमने इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ा था एंड हमने देखा था कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल अंडर द प्राइवेट सेक्टर. ठीक, तो हमने बिजनेस एंटरप्राइजेस को 3 हेड्स में डिवाइड किया था बेसिकली. ठीक, फर्स्ट था प्राइवेट सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल रोल नहीं होता, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, ओनरशिप नहीं होती है. ठीक, एंड सेकेंड हम आज देखेंगे इस चैप्टर में जो बेसिकली हम कवर करेंगे वो हम फोकस करेंगे ऑन दी पब्लिक सेक्टर. ठीक, एंड साथ ही साथ हम एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम बताएंगे जॉइंट सेक्टर के बारे में भी. ठीक, जॉइंट सेक्टर कौन सा सेक्टर है जहां पे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज दोनों साथ में मिल के काम करते हैं. ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ओनरशिप दोनों में होगी, दैट इज गवर्नमेंट के पास भी होगी एंड ओनरशिप यहाँ पे आपकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास भी होगी. ठीक, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट दे बोथ विल डू द बिजनेस टुगेदर. जहां पे ओनरशिप स्टेक होल्डिंग दोनों की हो वहां पे हम कहेंगे उसे क्या, जॉइंट सेक्टर. ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हमें कवर करना है, जो हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है किसके बारे में, पब्लिक सेक्टर के बारे में. तो देखो हुआ क्या था, देखो बहुत पहले अगर हम बात करें तो कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी. तो अगर हम देखें राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस से बात करें, ठीक है, तो राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस से यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी एनेबल हुई थी जिसमें रिस्ट्रिक्शन दिया गया था बहुत ज्यादा रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड हर किसी को बिजनेस करने की परमिशन नहीं थी. ठीक है, तो ऐसे बहुत जितने भी मैक्सिमम एरियाज ऑफ बिजनेस थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए. मतलब सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही उस एरिया में बिजनेस कर सकते थे. प्राइवेट सेक्टर को कोई भी तरह का रोल प्रोवाइड नहीं किया गया था, ना ही असाइन किया गया था. जो मैक्सिमम रोल प्रोवाइड करे गए थे वो करे गए थे पब्लिक सेक्टर में ही, और जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भी दिया गया था गवर्नमेंट का वो था टुवर्ड्स दी पब्लिक सेक्टर. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहले प्रायोरिटी राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस किसको दी जाती थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को दी जाती थी. मतलब केवल वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनको क्रिएट, फॉर्म और रन, जिनका कंट्रोल किसके हाथ में होता था, गवर्नमेंट के हाथ में होता था. ठीक, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट और इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि पब्लिक सेक्टर के हाथ में मेजरली बिजनेस था, प्राइवेट सेक्टर ने स्टिल काफी ग्रोथ करी एंड कंट्रीब्यूशन किया इकोनॉमी में. तो फिर बाद में आपकी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 अडॉप्ट करी गई. ठीक है, सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में जब अडॉप्ट किया गया तो इसमें हम कह सकते हैं एलपीजी इंट्रोड्यूस्ड हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तब लिबरल करी गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को अब फ्री हैंड मिला इन ऑर्डर टू स्टार्ट दी बिजनेस. ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की मोर ग्रोथ हमने कब से देखी, जब से एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इज 1991 में. ठीक है, तो अगर देखा जाए कि पहले कौन सी इकोनॉमी थी और अब कौन सी इकोनॉमी, देखो अगर देखें कि इकोनॉमी कितने तरह की होती है तो 3 तरह की होती हैं. तो पहला है सोशलिस्ट, सेकंड है कैपिटलिस्ट एंड लास्ट मिक्स्ड. तो फर्स्ट टाइप में हमारा क्या होता है, देखो
पहला टाइप ऐसा है कि जिसमें जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस होते थे कंट्री के वो हर किसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, ठीक है। ये नहीं देखा जाता था कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन कितना नहीं, हर किसी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस किया जाता था एंड यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था, ठीक है। कैपिटलिस्ट में क्या होता था, सेकेंड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी ये होता था कि जो मोस्ट कंट्रीब्यूट कर रहा हो इकोनॉमी में उसको रिसोर्सेस यूज करने की परमिशन ज्यादा होती थी, ठीक है। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास की टीचर है, ठीक, एक आपकी टीचर है वो आपकी सारी क्लास के बच्चों को इक्वली स्वीट्स बांटती है, ठीक, टॉफी बांट रही है, किसी तरह की चॉकलेट ले लो कि हाँ सबको इक्वली सबको एक एक चॉकलेट सबको प्रोवाइड करी गई, ठीक है। नेक्स्ट टीचर आती है वो कहती है कि आज हम लेंगे एक टेस्ट, ठीक है, एक टेस्ट उसने लिया, एक एग्जाम लिया एंड उसने कहा कि आज मैं आपको, या फिर कह सकते हैं कि एक उसने टेस्ट का रिजल्ट बताया और उसने बताया, उसने कहा, उस टीचर ने कहा कि जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा उसे आज यहाँ पे 10 चॉकलेट्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक। तो ये किस फॉर्म ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपिटलिस्ट को कर रहा है। अब यहाँ पे टीचर की जगह आप गवर्नमेंट को रख दो, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों की जगह, स्टूडेंट्स की जगह आप वेरियस कंपनीज को ले लो जो बिजनेस कर रही हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे कैपिटलिस्ट में क्या है कि जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा उसको बेसिकली सारे रिसोर्सेस अवेल किए जाते थे, उसी का प्रमोट किया जाता था, ठीक है। अब बात आती है मिक्स्ड। मिक्स्ड में यहाँ पे दोनों को ही ध्यान में रखा जाएगा कि हाँ हर किसी को इंश्योर किया जाएगा कि उन्हें रिसोर्सेस अवेलेबल हो, साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है उसे बाकी के मुकाबले थोड़े ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल किए जाए। क्लियर? तो ये आपका मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है। तो अगर हम बात करें इंडिया में कौन से फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है, तो आंसर होगा आपका मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखा कि आफ्टर दी 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, एलपीजी का इंट्रोडक्शन हुआ था जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करी थी एंड उसमें पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी रोल असाइन किए गए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ही एरियाज थे जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किए गए जो कि बेसिकली सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक से रिलेटेड थे। तो अगर जैसे डिफेंस की हम बात करें या ऐसे बहुत से सेक्टर हैं जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास ही रिजर्व किए गए हैं, ठीक। So there are various types of public sector enterprises also. We have already covered the various forms which are exist under the private sector organization. हमने प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था एंड इसमें कौन कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे क्या, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द पब्लिक सेक्टर। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो जानेंगे हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में जानेंगे। Okay students, so that's our chapter that is private, public and global enterprises, ठीक, जिसमें हम कवर करेंगे बेसिकली किसको, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कवर करेंगे, ठीक। सो पहला हमें मीनिंग देख लेना है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है। तो पब्लिक सेक्टर enterprises consist all the organizations that are owned, managed and controlled by the state or the central government। तो जिस ऐसी एंटरप्राइजेस जिसका ओनरशिप, जिसकी क्या कहते हैं, जिसकी ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सब किसके हाथ में, ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ईदर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब गवर्नमेंट किसी बिजनेस को ऑपरेट करती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं ओन करती है, कंट्रोल कर रही है या डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, ठीक। तो इस तरह के एंटरप्राइजेस को हम क्या कह सकते हैं, इस तरह के एंटरप्राइजेस को हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। आपके सराउंडिंग में ऐसी बहुत सी एंटरप्राइजेस हैं जिनका देख रेख एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सब कुछ कौन कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा है सब कुछ कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी में हम टाइप्स पढ़ेंगे। सो लेट्स सी दी टाइप्स ऑफ दी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यहाँ पे मैं मीनिंग कवर करी, मीनिंग इतनी ही है जिसमें हमने जाना है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मैनेजमेंट, कंट्रोल, ओनरशिप कौन करता है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हो, ठीक है, या दोनों मिलके कर रहे हो, ठीक। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को वी कॉल इट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जैसे हमने प्राइवेट सेक्टर में क्या देखा था कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती हैं जिनका कंट्रोल, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग ये सब कौन करता है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कर रही होती है, ना कि गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट के हाथ में उसका कंट्रोल नहीं होता है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हाथ में होता है। तो उसी का अपोजिट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल किसके हाथ में हो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या बोथ गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब दोनों साथ मिलके या कोई एक गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल हो, डिसीजन मेकिंग हो, मैनेजमेंट पावर हो, तो इसे हम कहेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे हम व्हाट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्लियर। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। हमने फॉर्म्स ऑफ जैसे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस पढ़ा था, उसमें हमने 6 फॉर्म्स पढ़े थे। इसी तरह हमें 3 फॉर्म्स पढ़ने हैं अंडर दी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक। यहाँ पे एक वर्ड है पब्लिक, एंड आपने जब कंपनी फॉर्म में भी पढ़ा था तो वहां पे भी पब्लिक कंपनी पढ़ा था। ये दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। दैट पब्लिक कंपनी इज टोटली डिफरेंट, एंड यहाँ पे जो हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पढ़ रहे हैं ये टोटली डिफरेंट है, ठीक है। ओके, पहला यहाँ पे हमारा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नेक्स्ट है पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। इस चैप्टर में भी हमें बेसिकली ये 3 हेड्स कवर करने हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में आज समझेंगे इस लेक्चर में। सो व्हाट आर द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आपका ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एंड ये आपका एक सिंगल डिपार्टमेंट है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट की किसी एक डिपार्टमेंट का पार्ट है या किसी एक मिनिस्ट्री का पार्ट है। जैसे आपने सुना होगा ना, डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, रेल मिनिस्ट्री, तो ये सब आपके किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में, किसी मिनिस्ट्री के हाथ में, ठीक है। तो उसे वो मिनिस्ट्री उसका पूरा कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग करती है। तो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम क्या कह रहे हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसमें हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट किसी पूरे एक डिपार्टमेंट का ही पूरा कंट्रोल, फाइनेंसिंग एंड सब कुछ देख रही है। जैसे हमने यहाँ बात करी डिफेंस की, रेलवे की, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, ठीक। इनका कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है गवर्नमेंट के से, ठीक। मतलब ये इनका रोल एंड गवर्नमेंट का स्टेटस एंड इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का स्टेटस दोनों ही सेम होता है, ठीक है। तो हम कहें ये गवर्नमेंट से ही जाने जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट आपके चेंज होती है, इसकी मिनिस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके लॉसेज एंड लाइबिलिटी के लिए, लाइबल कौन होगा? तो वहां पे कौन लाइबल होगा? गवर्नमेंट ही लाइबल होगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं होगा कि हाँ कि गवर्नमेंट की एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज है एंड उसमें ये एक आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि इसमें और एग्जाम्पल अगर हमें ऐड ऑन करना तो डिफेंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऐड कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन हम देख सकते हैं, एंड साथ ही साथ हमारा एक एग्जाम्पल हो गया रेलवे। तो ये सब एक क्या है? एक एक डिपार्टमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के, ठीक। तो दैट्स वाई इन्हें हम क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। वो अंडरटेकिंग जो कि क्रिएट करी गई हो, किसने? गवर्नमेंट ने क्रिएट करी है, एंड उसका कंट्रोल, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, एवरीथिंग इज इन हैंड ऑफ हुम? इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पहला फीचर है कि ऑपरेट होती है अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसे गवर्नमेंट की कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑपरेट कर रही होगी एंड सारा कंट्रोल उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के हाथ में होगा। जैसे रेलवे एंड डिफेंस की हम बात कर लेंगे, ठीक। कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, मतलब सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। गवर्नमेंट का स्टेटस एंड इस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग का स्टेटस दोनों ही सेम होते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंस फ्रॉम एनुअल बजट। हर साल बजट प्रिपेयर किए जाते हैं एंड बजट में इनके रिगार्डिंग कुछ फाइनेंस, कुछ अमाउंट सेट असाइड किया जाता है एंड उसी के अकॉर्डिंग ये डील करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनकी फाइनेंसिंग होती है। तो इन्हें अमाउंट एंड किसी भी तरह का फाइनेंस किससे प्रोवाइड किया जाता है? बजट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, ठीक। रेवेन्यू बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, इट मीन्स वट एवर द रेवेन्यू जनरेट होता है इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से, ये सीधे किसको बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के ट्रेजरी में ये आपका सबमिट कर दिया जाता है। ये पब्लिक, ये एंटरप्राइज अपने खुद के बेनिफिट के लिए नहीं यूज करती है, गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है हर साल बजट में कि इनको कितना अमाउंट एलोकेट करना है, ठीक। नेक्स्ट है, एम्प्लॉइज आर नोन एज सिविल सर्वेंट्स। तो हम कह सकते हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी गवर्नमेंट की ही एक पैनल डिसाइड करती है, ठीक है। एक वे होता है, एक अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है हर एक डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट का, जो कि गवर्नमेंट बेस्ड होता है एंड डिसाइडेड होता है बाय दी गवर्नमेंट। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि एंटरप्राइज खुद से किसी को रिक्रूट नहीं करती है। रिक्रूटमेंट कहाँ से आता है? रिक्रूटमेंट आता है गवर्नमेंट से, एंड इन एम्प्लॉइज को हम कहते हैं क्या? इन एम्प्लॉइज को हम कहते हैं सिविल सर्वेंट्स, ठीक।
नेक्स्ट है अंडर डायरेक्ट कंट्रोल, जो कंट्रोल होता है इन पर्टिकुलर अंडरटेकिंग का वो डायरेक्ट होता है टू दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इन्हें डायरेक्ट हैंडल करती है, कंट्रोल करती है, डिसीजन मेकिंग लेती है। ठीक, नेक्स्ट है लीगल एक्शन। अगर हम बात करें कोई भी लीगल एक्शन लेना है इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अगेंस्ट में तो फिर हमें यहाँ किसे स्यू करना पड़ेगा, वहां पे सीधे गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट केस चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अगेंस्ट कंप्लेन है, तो जो लीगल एक्शन लिया जाएगा फिर वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे अगर करेंगे तो सीधे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हाँ हम केस कर रहे होते थे, किस पे बात होती है, सीधे गवर्नमेंट पे ही। ठीक, तो यहाँ पे हमने समझे फीचर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पहला हमने देखा रिगार्डिंग दी कंट्रोल, कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोथ, जो भी उसे ओन कर रहा हो। ठीक है, नो सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, गवर्नमेंट के नेम से ही ये जानी जाएंगी। ठीक है, एंड दैट्स वाई जब भी कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, अगर स्यू किया जाएगा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को, तो ये केस चल रहा होगा अगेंस्ट व्हाट, तो ये केस चल रहा होगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक, नेक्स्ट है आपका फाइनेंस जो किया जाता है, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं वो एलोकेट किया जाता है हर साल बजट में। ठीक है, एंड नेक्स्ट जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में वो ऑल द रेवेन्यू विल गोज इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ट्रेजर में वो एड ऑन किया जाएगा। ठीक, एंड ऑल द एम्प्लॉयज आर नोन एज सिविल सर्वेंट, मतलब हम कह सकते हैं कि इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का इनका खुद का कोई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस नहीं होगा, ये खुद से किसी को रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रॉपर हम यहाँ पे कह सकते हैं गवर्नमेंट के जो लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड जो फॉर्म्स आते हैं वो भी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है। ठीक है, तो इन एम्प्लॉयज को हम कहते हैं क्या, सिविल सर्वेंट्स। एंड लास्ट फीचर दैट इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल, इनका कंट्रोल डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है इजी फॉर्मुलेशन, फॉर्मेशन बहुत इजी होता है बिकॉज इट इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, तो ये हम कह सकते हैं कि इनका फॉर्मेशन बहुत ही इजी होता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल, ऑल द कंट्रोल एंड ऑल द डिसीजन मेकिंग इज डन बाय द मिनिस्ट्री और द हेड, जो भी उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का हेड होगा तो उसके हाथ में सारी डिसीजन मेकिंग होती है, सारा कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल इफेक्टिव है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, तो यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन हर साल बजट में अकॉर्डिंगली किया जाता है, तो दिस इंश्योर व्हाट कि हाँ एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि कंट्रोल जो होता है गवर्नमेंट के हाथ में होता है एंड दे डिसाइड कि कौन से रिसोर्सेज कौन से फंड को कब कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है। ठीक, नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जो यहाँ पे होती है वो हमारी डायरेक्ट टू दी गवर्नमेंट होती है, मतलब टू दी मिनिस्ट्री होती है, हुएवर इज डीलिंग दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, उसे वहां पे अकाउंटेबिलिटी उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या पर्सन को देनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक रेवेन्यू, जितना प्रॉफिट इन अंडरटेकिंग से होगा उतना ही रेवेन्यू, उतना ही ट्रेजर एड ऑन किया जाएगा गवर्नमेंट के फंड में, एंड गवर्नमेंट उन फंड्स का यूज करती है पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही, वेलफेयर के लिए। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं कि जितना इनके रेवेन्यू में इंक्रीज होगा उतना ही गवर्नमेंट के ट्रेजर में इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट के पास फंडिंग रहेगी। लास्ट, सिक्रेसी हाई लेवल मेंटेन रहती है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे पब्लिक में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करती है एंड सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड होती है उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट या उस मिनिस्ट्री के पास ही रहती है। ठीक, तो सिक्रेसी मेंटेन रहती है इन तरह के अंडरटेकिंग्स में। नेक्स्ट डिसएडवांटेज देखेंगे, पहला डिसएडवांटेज है इनफ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ऑपरेशन में, अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट है। ठीक है, तो फुल कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का इस तरह के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम कह सकते हैं पहला डिसएडवांटेज है इनफ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, फ्रीली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट डिसएडवांटेज है लैक ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन उनको टाइमली सैलरी मिल रही होती है, ठीक, उनका जो प्रमोशन होता है वो बेस्ड होता है सीनियोरिटी पे, ना कि दी एफर्ट्स दे पुट इन देयर वर्क, तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है बिटवीन दी एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। उन्हें पता है कि वो बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करेंगे तो उससे उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रमोशन जो प्रोवाइड किया जाएगा वो सीनियोरिटी के बेसिस में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए लैक ऑफ मोटिवेशन एक इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज हो गया है, लोग अपने उस पर्टिकुलर सैलरी पे सालों साल काम करते रहते हैं एंड द मोमेंट दे गेन द सीनियोरिटी दे गेट प्रोमोटेड रिगार्डलेस कि उन्होंने कितना एफर्ट पुट किया कितना नहीं। ठीक, तो ये एक तरह का कह सकते हैं कि यहाँ डायरेक्ट लिंक नहीं है बिटवीन द एफर्ट्स एंड द रिवॉर्ड। नेक्स्ट है लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब यहाँ पे क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी खुद से कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स अंडरटेक नहीं कर सकते हैं, प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइनेंस इनको एलोकेट किया जाता है एंड जो उसका यूटिलाइजेशन है
वो डिसाइड कौन करता है, वो डिसाइड मिनिस्ट्री करती है, जो हेड होगा वो करेगा, एंड हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के हाथ में रहता है सारा कंट्रोल फाइनेंस का भी, ठीक। तो इसलिए हम कह सकते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपका यूजुअली यहाँ पे बहुत ही एफिशिएंट नहीं होता है, क्या होता है, इनएफिशिएंट फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट होता है। बेसिकली जो यहाँ पे मैनेजमेंट है वो आपका किया जाता है किसके थ्रू, वो होता है आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू, ठीक। सो बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर वर्क में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें पेपर वर्क बहुत करना पड़ता है, क्योंकि वो उन्हें प्रेजेंट करने पड़ते हैं इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, इन फ्रंट ऑफ द मिनिस्ट्री। तो इसलिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम आंसरेबल होते हैं टू दी पार्लियामेंट, टू दी मिनिस्ट्री, हर एक एक्शन के लिए। तो वहां पे बहुत ही एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि एक छोटा सा भी चेंज उन्हें होता है, छोटे से भी ऑपरेशंस के लिए उन्हें डील करना पड़ता है डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक। तो यहाँ लॉट्स ऑफ पेपर वर्क है, ओवरबर्डन होते हैं पेपर वर्क में ही, तो ये बाकी मैनेजमेंट के लिए तो समय ही नहीं मिलता है, ठीक। लास्ट डिसएडवांटेज है रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व है, एंड जो यहाँ पे हमें एक फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है टू टेक एनी डिसीजन। तो एक डिसीजन को लेने में एक माइनर एक चेंज भी अगर इन्वॉल्व हो, एक चेंज भी अगर इंट्रोड्यूस करना है या किसी भी चीज पे एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, तो बहुत ही ज्यादा पेपर वर्क इसमें इन्वॉल्व रहता है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, ठीक। तो ये इसका नेक्स्ट आपका डिसएडवांटेज यही है कि हाँ, रेड टैपिज्म मतलब डिले इन डिसीजन मेकिंग। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू टेक एनी डिसीजन। किसी भी चीज को अगर अप्रूव भी कराना है तो उसको अप्रूव कराने के लिए भी बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है एक पर्टिकुलर थिंग को भी पास कराने के लिए। तो ये इसका क्या हो गया, रेड टैपिज्म, इसका ये हो गया नेक्स्ट डिसएडवांटेज, क्योंकि इट इन्वॉल्व सो मच लीगल फॉर्मेलिटी, सो मच अप्रूवल्स टू पास ऑन एनी डिसीजन। So that's why this is the next disadvantage of such undertaking, of such form of organization. तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खत्म किया, जो कि आपका कैटेगराइज, जो कि आपके किसकी कैटेगरी का पार्ट था, दैट इज पब्लिक सेक्टर का पहला हमने सब कैटेगरी यहाँ पे एक खत्म किया, ठीक है। सो दी फर्स्ट टाइप इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसमें हमें पढ़ा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किस तरह की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। द नेक्स्ट फीचर्स एंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दैट इज ऑल इन द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब दैट इज ऑल इन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इसका ओवरऑल वर्क ए टू जेड कौन देख रहा होता है, गवर्नमेंट देख रही होती है, ओन कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है, वर्किंग भी देख रही होती है, ठीक है, एक्टिविटीज में भी, डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व होती है, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, जिसमें हमने पहला फॉर्म खत्म किया है पब्लिक सेक्टर का। इन दी नेक्स्ट सेशन हम बाकी के फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर दी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू क्लास।